माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। देश भर में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। झारखंड में भी 96% संक्रमित हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने राज्यों को अब तक 23 करोड़ से अधिक टीका मुहैया कराया। इस महीने में भी झारखंड को मिलेगा 10 लाख से अधिक डोज। टीकाकरण के काम में तेजी लाने पर बल। देश में एक राष्ट्र एक मानक योजना शुरू। विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों में समन्वय बनाने पर बल। और देश भर में इस वर्ष सामान्य बारिश की उम्मीद। झारखंड में 12 से 15 जून के बीच मानसून के प्रवेश करने की संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के पथ पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़ने के साथ ही कुल सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। लगातार 19वें दिन नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,55,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में ठीक होने वालों की दर 92.09% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 1,27,510 नए मामले सामने आए हैं, जो कि विगत 54 दिनों में सबसे कम है। एक्टिव केसेस, जैसा आप लोगों को पता है, वह केसेस हैं जो या तो होम आइसोलेशन में या मेडिकल केयर सीख कर रहे हैं। देश में 10 मई के समय पर जहां पर करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, वह घटते घटते हमने देखा कि करीब 30 लाख से कम हुए 22 मई को, और अब 1 जून में हम देखते हैं कि वह 18.95 लाख केसेस रह गए हैं, जिससे कि हमारे ओवरऑल हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी कम हुआ है। और हमने देखा है कि अब हमारे ये केसेस करीब 50% एक्टिव केसेस देश में कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस जहां की देश में 17.13% थे ऑन 3 मई, वह घटते घटते अब केवल 6.73% रह गए हैं। एक्टिव केसेस में पिछले 43 दिनों से ऑन ए रेगुलर बेसिस हम एक डिक्रीज पा रहे हैं, और इस बार के दिन में देखें तो आज करीब 1.3 लाख एक्टिव केसेस में डिक्रीज एक दिन में नोट किया गया। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 831 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 1,816 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इसके साथ ही राज्य का कोविड रिकवरी रेट बढ़कर 96% हो गया है। हालांकि राज्य में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से अब भी अधिक है।
देश में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाने का बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है। अब तक भारत में विभिन्न आयु वर्ग के 21 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार टीकाकरण कोविड महामारी के प्रबंधन और नियंत्रण की सरकार की विस्तृत रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान 27,80,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। इनमें से 24 लाख लोगों को पहली खुराक तथा लगभग 4 लाख लाभार्थियों को टीके की दूसरी खुराक दी गई। केंद्र सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए हो रहे टीकाकरण संबंधी बहुत सी अफवाहों को रद्द कर दिया है। सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए टीकाकरण के प्रबंधन मंच कोविन की कार्यप्रणाली के बारे में राज्य में पिछले 24 घंटे में 73 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और 714 फ्रंट लाइन वर्करों को कोरोना का पहला टीका लगाया गया। राज्य में पिछले 24 घंटों में 18 से 44 आयु वर्ग के 17,484 लोगों को पहला टीका लगाया गया और 45 वर्ष से अधिक आयु वाले 11,326 लोगों को पहला टीका लगा। राज्य में अब तक कुल 7,13,000 से अधिक लोगों को टीका का दूसरा डोज लगाया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया भर में मिले कोरोना वायरस के स्वरूपों का ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर नामांकन किया है। यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट को देशों के नाम पर जोड़ने से विवाद हो रहा था। देशों के नाम के साथ जोड़ने पर विवाद हो रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने SARS-CoV-2 के स्वरूपों को 2 अलग अलग श्रेणी में रखा है। पहली श्रेणी में ज्यादा संक्रामक स्वरूपों को रखा गया है जिसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है, और दूसरी श्रेणी में ऐसे स्वरूपों को रखा गया है जो कि सामुदायिक संक्रमण को बढ़ाते हैं या कई देशों में पाए गए हैं। इन्हें वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 स्वरूपों को रखा है। कोरोना वायरस के B.1.1.7 वेरिएंट को अल्फा नाम दिया गया है। इसे पहली बार ब्रिटेन में पाया गया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को अब बीटा नाम से जाना जाएगा। इसी तरह ब्राजील में पाए गए वायरस के वेरिएंट को गामा नाम से पुकारा जाएगा और श्रेणी के आखिरी वेरिएंट को डेल्टा नाम से जाना जाएगा। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में पाया गया था। इसके अलावा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 स्वरूपों को रखा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 23 करोड़ से ज्यादा टीके की डोज उपलब्ध कराई है और राज्यों के पास अब भी 1.5 करोड़ से ज्यादा डोज मौजूद हैं। इधर झारखंड को जून में कोरोना वैक्सीन के 10 लाख से अधिक डोज मिलेंगे। ये डोज 45 प्लस और फ्रंटलाइन वर्करों के लिए केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त दी जाएगी। केंद्र सरकार ने जून में झारखंड को दिए जाने वाले टीके की डोज का शेड्यूल जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग के नोडल पदाधिकारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि 45 प्लस के लिए राज्य में टीकाकरण अभियान तेज हो गया है। जून में प्रत्येक दिन 1 लाख से अधिक लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की है कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई जाए। इस पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य की हालत ठीक नहीं है, ऐसे में 1100 करोड़ रुपए का लेकर
वो मार्क्स उनको लगता है कि अगर तो उस तरह का उनको अवसर भी दिया जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये भी क्या कहा गया, तो निश्चित तौर पर इससे जो एक तरह से कह सकते हैं, अगर कुछ स्टूडेंट हो सकता है कुछ हो, उनको अगर ऐसा लगता है तो उनके लिए भी वो अवसर होगा कि अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके। लेकिन जो भी रिजल्ट तैयार किया जाएगा एक वेल डिफाइंड क्राइटेरिया होगा, पारदर्शी तरीका होगा, पब्लिक डोमेन में होगा और उसके आधार पर सभी स्टूडेंट के लिए समान तौर से वो चीजें लागू होंगी। सुधाकर, आप बने रहे हमारे साथ हमारे संवाददाता निशांत सौरभ भी जुड़ गए हैं, शिक्षा मंत्रालय को लगातार कवर करते रहे हैं। निशांत, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए तो ये बताएं कि किस तरह का ये फैसला छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा कि उनको एक तरह की जो एंजाइटी वाली स्थिति है, एक अनिश्चय वाली स्थिति है, उसमें नहीं रखा जा सकता। और प्रधानमंत्री का आप देखिए ये ट्वीट आया है इस संदर्भ में, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये फैसला लिया गया है कि जो क्लास 12वीं की सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा है उसे रद्द किया जाएगा और इसके लिए एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया गया है और ये कोशिश की गई है कि जो फैसला हो वो विद्यार्थियों के हित में हो, स्टूडेंट फ्रेंडली हो, वन दैट सेफगार्ड्स द हेल्थ एज वेल एज फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। तो ये जो बच्चे हैं वो भविष्य हैं और उनकी सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता और इसी आधार पर ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट करके जानकारी भी दी है। निशांत, अगर आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो ये बताएं, ये अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर? जी ओपी, देखिए हम सभी जानते हैं कि 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा होती है वो छात्रों के करियर के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, क्योंकि इस परीक्षा के आधार पर ही उन्हें आगे उच्च शिक्षा के लिए दाखिला मिलता है। अगर कोई विदेश जाना चाहे, हायर एजुकेशन के लिए विदेशी विश्वविद्यालय कॉलेजों में जाना चाहे तो 12वीं की परीक्षा और उसके अंक काफी मायने रखते हैं। लेकिन ओपी, जो वर्तमान में जो स्थिति है, कोविड महामारी की स्थिति, जो कि पिछले साल से ही जो पिछला जो सेशन शुरू हुआ था अप्रैल में, जो सेशन नया एकेडमिक सत्र शुरू होता है, तब से लेकर जो छात्र चाहे वो 10वीं की परीक्षा इस साल दे रहे हैं या 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, वो पिछले एकेडमिक सत्र की शुरुआत से ही क्लासरूम की पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, यानी क्लासरूम की पढ़ाई से वो वंचित रहे हैं। और जो महामारी का सबसे ज्यादा जो असर हुआ है वो इन्हीं छात्रों पर हुआ है। उनका पूरा एकेडमिक जो ईयर है वो पूरा इस महामारी की भेंट एक तरह से चढ़ गया। हालांकि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस जरूर की है, लेकिन जो डिजिटल जो क्लासेस होती है या क्लासरूम में जो पढ़ाई होती है उससे वो वंचित रहे हैं। तो निश्चित तौर पर छात्रों के अंदर एक एंजाइटी है इस चीज को लेकर, उनके अंदर एक घबराहट है और जो जिस तरह का कंफ्यूजन बना हुआ था कि क्या इस साल बोर्ड की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि महामारी की स्थिति हालांकि धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है, लेकिन सभी राज्यों में एक समान स्थिति नहीं है। और 12वीं जो जहां तक सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा का सवाल है तो वो देश भर में आयोजित होती है। ऐसा नहीं है कि जहां स्थिति ठीक है वहां पर परीक्षा करवा ली जाए और जहां स्थिति ठीक नहीं हुई है वहां पर परीक्षा न करवाई जाए, क्योंकि ये पैन इंडिया यानी देश भर में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। तो ऐसे में जब तक देश के सभी राज्यों में, सभी क्षेत्रों में स्थिति एक समान नहीं होगी तब तक परीक्षाएं करवा पाना संभव नहीं था। और अभी की जो वर्तमान परिस्थिति है उसको देखते हुए प्रधानमंत्री को और सरकार को ये लगा कि ये परीक्षाएं करवा पाना संभव नहीं है और अगर ऐसा करवाया जाएगा तो वो एक तरह से छात्रों की हेल्थ और उनकी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होगा। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जो छात्रों की सेहत और उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और इसको लेकर किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है। और जो ये जो निर्णय लिया गया है वो छात्रों के हित में ये सबसे अच्छा निर्णय है। और इस कंडीशन में किसी को भी फोर्स नहीं किया जा सकता है, किसी भी स्टूडेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता है कि वो परीक्षा में शामिल हो। तो छात्रों के हित में ये सबसे अच्छा निर्णय हो सकता था, वो निर्णय लिया गया है। और जो कंफ्यूजन की स्थिति थी उसको पूरी तरह एक तरह से विराम दे दिया गया है। ओपी, अब इसमें ये बताएं कि जिस तरह से निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला सामने आया है
क्या ये राज्यों के लिए, क्योंकि राज्यों के अपने शिक्षा बोर्ड होते हैं, उनके लिए भी एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह, एक नजीर की तरह काम करेगा? जी वो भी बिल्कुल, क्योंकि जो तमाम राज्य सरकारें जो हैं और तमाम राज्य परीक्षा बोर्ड जो हैं वो सीबीएसई और केंद्र सरकार के ही का ही इंतजार कर रहे थे कि 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार का क्या रुख है, सीबीएसई का क्या रुख है, और इसी के आधार पर जो अन्य बोर्ड है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड है या फिर जो राज्यों की परीक्षा बोर्ड है, वो भी उन्होंने कहा था कि हम सीबीएसई के निर्णय के आधार पर ही अपने यहाँ बोर्ड परीक्षाएं करवाने या न करवाने का निर्णय लेंगे। और जो सीबीएसई जो क्राइटेरिया तय करेगी, जो एक असेसमेंट क्राइटेरिया, क्योंकि अब जब परीक्षाएं रद्द हो गई हैं तो एक वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली जो कि सीबीएसई को तय करना होगा एक टाइम बाउंड मैनर में, जो कि प्रधानमंत्री ने कहा है, तो वो अगले कुछ दिनों में एक ये क्राइटेरिया एक सामने आ जाएगा, सीबीएसई एक तैयार करेगी। अब वो क्राइटेरिया क्या होगा, क्या वो अभी आप देख रहे थे छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई 12वीं की बोर्ड की परीक्षा इस वर्ष रद्द कर दी गई है। और अब बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण के बीच आज सुबह एंटी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक वी की तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी खेप हैदराबाद पहुंची। इसमें 56.6 मीट्रिक टन स्पुतनिक वैक्सीन है। वैक्सीन के इस खेप के आने से कोरोना की जंग में और मदद मिलेगी। हैदराबाद के IGIA हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने बिना विलंब के 56.6 मीट्रिक टन वैक्सीन की खेप को मंजूरी दी है। वैक्सीन की इस खेप के आने से देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और मजबूती मिलेगी। कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए गांवों में एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में घर घर सर्वे और जांच के लिए पंचायत टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है। रांची जिले के इटकी, कांके, मांडर, सिल्ली, रातू, तमाड़, ओरमांझी और नगड़ी समेत विभिन्न प्रखंडों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए पिछले कुछ दिनों से लगातार रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में आंगनबाड़ी सेविका, सहिया और JSLPS का सहयोग लिया जा रहा है। PS की सक्रिय महिला, मास्टर बुक कीपर, स्वास्थ्य सहिया, इन सबको शामिल किया गया है। इन सबको शामिल करके एक टीम बनाया गया है जो गाँव में घर घर जाकर कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए घर घर जाकर सर्वे का काम करेगी। कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूकता और इसके बचाव के उपाय को संक्रमण के खिलाफ कारगर हथियार माना जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका, सहिया और JSLPS की दीदी गांव में घर घर जाकर कोरोना के लक्षणों की जांच तो कर ही रही हैं, लोगों को मास्क के इस्तेमाल और 2 गज की दूरी समेत अन्य गाइडलाइन के प्रति भी ग्रामीणों को जागरूक कर रही हैं। आप लोग का जांच होगा, आप लोग का नॉर्मल हो जाएगा, आप लोग जान जाइएगा कि मेरा कोरोना भी नहीं है। और हम लोग रिपोर्ट ऐसे नहीं करते हैं, अच्छा चीज। और हम लोग इतना सारा काम करते हैं, हम लोग सभी बहनें मिल करके काम करते हैं। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों को कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सरकार और जिला प्रशासन विभिन्न स्तरों पर काम कर रही है। ग्रामीणों को कोरोना बचाने के लिए जागरूकता और जांच के साथ साथ टीकाकरण पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। देश में आज से एक राष्ट्र एक मानक योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों में समन्वय बनाना है। इस योजना के लागू होने से देश में बनी वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में एक रूपता लाई जा सकेगी और ब्रांड इंडिया की छवि को बढ़ावा मिलेगा। रेल मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने संयुक्त रूप से एक वर्चुअल समारोह में इस योजना की शुरुआत की। लखनऊ स्थित
अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO एक राष्ट्र एक मानक योजना में शामिल होने वाला पहला संगठन बन गया है। यह योजना भारतीय मानक ब्यूरो BIS के तत्वावधान में तैयार की गई है और DRDO तथा भारतीय सड़क कांग्रेस सहित कई अन्य संगठनों के साथ बातचीत जारी है। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा कि इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में समान मानकों के सार्वभौमिकरण में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को इसका अत्यधिक लाभ होगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में सचिव लीना नंदन ने इस कदम की सराहना की और इसे ऐतिहासिक बताया है। The participative method of developing standards with the large domain knowledge at the base, at the availability of the BIS, coupled with the knowledge which is available in the industry specific knowledge, and the academicians, the people with great amount of knowledge in their domain areas, when they come together, and the users who are going to use the product, then the product that comes out, then the standard which gets developed become much more practical, much more rational, much more acceptable. केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कोविड संक्रमण के बाद की समस्याओं के कारण आज नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया है। श्री निशंक अप्रैल माह में कोरोना संक्रमण से ग्रस्त हुए थे। अस्पताल द्वारा जारी ताजा स्वास्थ्य बुलेटिन में बताया गया है कि उनकी हालत स्थिर है तथा उन पर दवाओं का असर भी हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही फेसबुक और ट्विटर को जन भागीदारी का सशक्त जरिया बनाया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश देते रहे हैं, जिसका सीधा लाभ आमजन को मिला है। साल 2020 के संक्रमण के दौर में तो मुख्यमंत्री ने ट्विटर के जरिए सबसे अधिक प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को मदद पहुंचाई। संक्रमण की दूसरी लहर में भी मुख्यमंत्री इस माध्यम के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाने में संजीदा रहे हैं। श्री सोरेन ने कोरोना की दूसरी लहर में अनलॉक 1 को लेकर सोशल मीडिया पर राज्यवासियों से सुझाव भी मांगा है। रांची जिले के इटकी प्रखंड स्थित आरोग्यशाला में करोड़ों रुपए की दवा एक्सपायरी होने का मामला प्रकाश में आया है। मांडर विधायक बंधु तिर्की आरोग्यशाला के निरीक्षण के क्रम में WC वार्ड पहुंचे तो वहां करोड़ों रुपए के मलेरिया से संबंधित दवा एक्सपायर पाई गई। स्थिति को देखते हुए विधायक बंधु तिर्की ने आरोग्यशाला पर लापरवाही और अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। और इसके लिए एक्सपायरी घोषित करने के लिए भी आप ही जिम्मेवार हैं। आप पूरे स्टेट स्तर का दवा, मलेरिया का दवा, चाहे टीबी का दवा, जिस किसी का चीज का दवा भी मंगाए हैं और इस तरह से गोदाम में पूरा डंप करवा दिए। कोई इसका आज तक इसका जो ना डायरेक्टर प्रमुख सुधि लिया होगा, ना यहाँ पर आपका NRHM से सुविधा लिया गया, इसका सुधि लिया गया, और न स्वास्थ्य विभाग इसका लिया गया। सेंटोरियम में जो दवा डंप पाया गया है वो क्या है? देखिए, पूर्व में यहाँ पर स्टेट मलेरिया अफसर ऑफिस और स्टेट टीबी ऑफिस दोनों था। दोनों का स्टेट ड्रग स्टोर यहाँ इटकी में ही था। यहीं से पूरे स्टेट में दवा जाती थी। 2005-06 में ये स्टेट मलेरिया ऑफिस यहाँ पर आया था और उस समय से डिस्ट्रीब्यूट होती थी। ये दवा हमें लगता है कि 2008-09 का। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने सदस्यों की सहायता के लिए दूसरे गैर भुगतान योग्य कोविड अग्रिम की सुविधा दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पिछले वर्ष मार्च में महामारी के दौरान सदस्यों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विशेष निकासी का प्रावधान किया गया था।
अधिक अंशधारकों को राहत देने के इरादे से पीएफ खाते में से दूसरी बार पैसा निकालने की अनुमति दी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पिछले साल की शुरुआत में अपने सदस्यों को महामारी के कारण आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसा निकालने की अनुमति दी थी। इसके तहत सदस्यों को 3 महीने का मूल वेतन और महंगाई भत्ता या उनके भविष्य निधि खाते में जमा राशि का 75% तक जो भी कम हो निकालने की अनुमति दी गई। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 अग्रिम लेने वाले अंशधारकों को ये राशि वापस नहीं करनी होगी। गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिले में पुलिस के लिए सिरदर्द बने 5 लाख रुपए का इनामी भाकपा माओवादी उग्रवादी नूनू चंद महतो ने आज गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के समक्ष सरेंडर कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस की दबिश और झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सब जोनल कमांडर नूनूचंद महतो ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने बताया कि सरेंडर करने वाले नक्सली के खिलाफ धनबाद, गिरिडीह और बोकारो जिले के विभिन्न थानों में 72 मामले दर्ज हैं। जो कार्य निरंतर जिले में चलाया जा रहा है ऑपरेशंस का और आत्मसमर्पण नीति से संबंधित जानकारी का प्रचार प्रसार का जो चलाया जा रहा है इस जिले में, उससे प्रभावित होकर नूनूचंद महतो नामक उग्रवादी ने आत्मसमर्पण किया है। इनके विरुद्ध टोटल 72 कांड अंकित हैं अब तक के रिकॉर्ड्स के हिसाब से। पीरताड़, मधुबन, डुमरी इत्यादि क्षेत्र के हैं। इसके अलावा धनबाद, बोकारो जिले में भी इनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर पूर्वानुमान जारी किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी मानसून यानी जून से सितंबर माह तक की वर्षा के सामान्य होने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में 12 से 15 जून के बीच मानसून के प्रवेश की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में मानसून को लेकर जो मॉडल जारी किया गया है उसके अनुसार इस वर्ष उत्तर पूर्व में सामान्य से थोड़ी कम बारिश के आसार हैं, लेकिन विशेष झारखंड में सामान्य बारिश की संभावना है। दीर्घावधि औसत के 101% होने की संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में वर्षा सामान्य से नीचे और मध्य भारत में सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मानसून मूल क्षेत्रों में यानी जो देश में वर्षा निर्भर क्षेत्र से युक्त हैं, वहां जून से सितंबर माह में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। मानसून के दौरान देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य या सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि विभाग जून 2021 के अंतिम सप्ताह में जुलाई की बारिश का पूर्वानुमान जारी करेगा। आज विश्व दुग्ध दिवस है। वर्ष 2001 से यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री गिरिराज सिंह की अध्यक्षता में वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री ने डेयरी क्षेत्र के लिए गोपाल रत्न नामक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनी शामिल है। पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं और पुरस्कार के लिए पोर्टल 15 जुलाई 2021 से खुलेगा। पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को की जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कोरोना से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 92% से अधिक हुई। झारखंड में भी 96% संक्रमित हुए स्वस्थ। केंद्र सरकार ने राज्यों को अब तक 23 करोड़ से अधिक टीका मुहैया कराया। इस महीने में भी झारखंड को मिलेगा 10 लाख से अधिक डोज। टीकाकरण के काम में तेजी लाने पर बल। देश में एक राष्ट्र एक मानक योजना शुरू। विभिन्न मानक विकास संगठनों द्वारा अपनाए गए मानकों में समन्वय बनाने पर बल। और देश भर में इस वर्ष सामान्य बारिश की उम्मीद। झारखंड में 12 से 15 जून के बीच मानसून के प्रवेश करने की संभावना।
कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं।